गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जब हम जनन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आनुवंशिकता या जेनेटिक्स। आनुवंशिकता जेनेटिक्स क्या होती है, किन किन लक्षणों का इसमें अध्ययन किया जाता है, किन वैज्ञानिकों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा आनुवंशिकता, अध्याय 8 आनुवंशिकता। या इसे हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं। आनुवंशिकता का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना। माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। यानी जो भी कैरेक्टर है माँ बाप के, वो बच्चों के अंदर जाते हैं। वो किसके कारण जाते हैं? कुछ कोशिकाओं के अंदर जीन नाम की इकाई होती है। वो जीन क्या करते हैं? किसी लक्षण को माता पिता से संतानों में लेकर जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था जनन क्या होता है। मानव के अंदर मुख्यतः लैंगिक जनन होता है कि पिता का और माता का युग्मक मिलकर दोनों नई संतति उत्पन्न करते हैं। वो क्या कहलाता है? जनन। अब पिता का युग्मक होगा, माता का युग्मक होगा, उन युग्मकों के अंदर जो जो लक्षण होंगे, जो लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे। जिसे किसी के पिताजी की लंबाई ज्यादा है, माताजी की लंबाई कम है, अगर संतान लंबी हुई तो मतलब लक्षण किसका गया? पिता का गया। अगर संतान बोनी हुई मतलब लक्षण किसका गया? माता का गया। और अगर संतान मंजली हुई यानी दोनों के लक्षण है वो मिक्स हो गए। तो इन लक्षणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता, या इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। देखिए एक छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर आपको बिल्कुल सिंपल वे में थोड़ा थोड़ा समझाया हुआ है। अगर आनुवंशिकता आप डीपली पढ़ोगे तो आपके 11th 12th के अंदर टॉपिक वही आएगा, आनुवंशिकता जेनेटिक्स। इसके अंदर उसमें विस्तार से पढ़ना है। जबकि 10th क्लास में जो आनुवंशिकता वाला चैप्टर है वो बिल्कुल आपके बेसिक सा दिया हुआ है। देखिए ये जो आनुवंशिकता है इसका मतलब क्या है? माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षण संतानों में स्थानांतरित होना। माता पिता के लक्षण संतानों में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। इस शाखा के, विज्ञान के इस शाखा को जो उजागर करने वाले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे ग्रिगोर जोहन मेंडल। कौन थे वैज्ञानिक? ग्रिगोर जोहन मेंडल, या इसे सिंपल वे में सिर्फ मेंडल भी कहा जाता है। तो आपको पूरा नाम ध्यान रखना है, ग्रिगोर जोहन मेंडल। और ग्रिगोर जोहन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकता का पिता। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रिगोर जोहन मेंडल को। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल बेसिक सा समझाया किस प्रकार माता पिता के लक्षण संतानों में जाएंगे। देखिए माता पिता के जो युग्मक होते हैं, युग्मक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के जो सक्रिय खंड होता है वो डीएनए बना होता है। डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या कहलाती है? जीन। क्या कहलाती है? जीन। इस जीन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक इकाई। क्या कहा जाता है? आनुवंशिक इकाई। यानी वह इकाई जो माता पिता के लक्षणों को संतानों तक लेकर जाती है क्या कहलाती है? आनुवंशिक इकाई। जो गुणसूत्र होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आनुवंशिक वाहक। क्या कहा जाता है? आनुवंशिक वाहक। और हमारे अंदर जो डीएनए होता है इसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिक पदार्थ। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक पदार्थ। आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है, आनुवंशिक वाहक, आनुवंशिक इकाई और आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक इकाई यानी जिसमें लक्षण संचित रहते हैं वो क्या कहलाती है? जीन। आनुवंशिक पदार्थ जिसमें लक्षण को जो बनाने वाला भाग है वो क्या कहलाता है? डीएनए। और आनुवंशिक वाहक यानी माता पिता के लक्षणों को संतानों में लेकर जाने वाली गाड़ी कौन सी है? गुणसूत्र है। इसलिए गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक वाहक।
इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आनुवंशिकता, माता पिता के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है वो आनुवंशिकता या जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स से आनुवंशिकता का पिता ग्रिगोर जोहन मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे पर काम किया तथा आनुवंशिकता के बारे में बताया। ठीक है, 3 पदार्थ ध्यान रखने, जीन, डीएनए और गुणसूत्र। आनुवंशिक इकाई जीन, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आनुवंशिक वाहक यानी गुणसूत्र। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब निकालिए। 10th क्लास की जो बुक है आपके विज्ञान की, 8वां अध्याय है आनुवंशिकता। किताब की भाषा क्या लिखी हुई, इसी को हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पेज को छोड़ दोगे आप, सेकंड पेज पे आना है आपको, पेज नंबर 142 यानी 142 पे, जिसमें सबसे पहले आपके आनुवंशिकता की परिभाषा दी हुई है। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, साथ में आपको पेंसिल रखनी है या पेन रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं अंडरलाइन करते जाना है, जो इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क लगाते जाना है। ठीक है, देखिए आनुवंशिकता क्या है? जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। आनुवंशिकता नियम इस प्रकार का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। वंशागत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, माता पिता से संतानों में, उन संतानों से फिर उनकी संतानों में, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। अब वंशागत लक्षण क्या होते हैं? वास्तव में समानता और विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनको जैसा नहीं दिखाई पड़ता है तथा मानव सृष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। हम देखते हैं कि जो बालक होता है, जो भी संतान होती है, माता पिता के जैसे मिलती जुलती होती है, लेकिन हूबहू उनके जैसी नहीं होती है, क्योंकि लैंगिक जनन के महत्वपूर्ण गुण है, उसमें विभिन्नता आती है। क्योंकि माता और पिता दोनों के लक्षण संयोजन होंगे तो एक संतति जैसी संतान, एक जनक जैसी संतान के चांस बहुत कम होते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिल्कुल पिता की जैसी संतान होती है, बिल्कुल माता की जैसी होती है, लेकिन नॉर्मली क्या देखा जाता है कि संतानें थोड़ी बहुत अपने माता पिता से मिल सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से उनमें समानता नहीं होती है, विभिन्नता होती है। और ये होनी भी आवश्यक है कि विकास के लिए विभिन्नताओं का होना आवश्यक है। ठीक है, लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए थे? ग्रिगोर जोहन मेंडल ने। अब देखिए, इन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। पहले आप इन तीनों नियमों को नोट कीजिए। सबसे पहले हम ग्रिगोर जोहन मेंडल के तीनों नियमों को याद करेंगे कि मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम दिए थे। मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, पहला नियम है प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इन तीनों नियमों को नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो तीनों नियम है, इन तीनों नियमों के अंदर मेंडल ने क्या क्या बताया था? देखिए, जो सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम, मेंडल ने इसमें क्या बताया कि माता और पिता के लक्षणों में से जो लक्षण प्रभावी होगा वो अगली पीढ़ी में जाएगा। जैसे पिता की लंबाई ज्यादा है, यानी पिता लंबा और माता बोनी है,
अब संतान के अंदर कौन सा लक्षण जाएगा जो प्रभावी होगा? अगर संतान लंबी है मतलब प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया? पिता का युग्मक लंबापन। और अगर संतान बोनी है तो माता का लक्षण है वो प्रभावी हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो लक्षण अगली पीढ़ी में जाएगा वो प्रभावी होगा, जो पहली पीढ़ी में रह जाएगा दब जाएगा वो लक्षण क्या होगा? अप्रभावी होगा। इस आधार पर मेंडल ने पहला नियम दिया प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम। मेंडल ने क्या बोला कि जो लक्षण माता पिता के अगली संतान में जाते हैं वो पृथक पृथक रहते हैं, उनका संयोजन नहीं होता है, मिक्स होकर ऐसा कुछ नहीं बनता है, अलग होगा। लक्षण एक ही प्रकट होगा और एक प्रकट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों लक्षण साथ में प्रकट हो गए, नहीं, यानी लक्षण है वो अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अप्यूहन का नियम कि लक्षण अगली पीढ़ी में एक बार भले ही दब जाए लेकिन किसी न किसी पीढ़ी में हर लक्षण अपना प्रभाव दर्शाएगा, अपना स्वतंत्र अप्यूहन करेगा, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेगा। तो इस आधार पर नियम कौन सा बताया गया? तीसरा नियम। तो मेंडल के 3 नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। बुक में पढ़ते हैं हम। देखिए किताब में क्या है, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति या शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा? वही जो प्रभावी होगा। बॉक्स में देखिए, इस प्रकार की वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए गए। इन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा, जो उसने लगभग 1 शताब्दी से पहले किए थे। किसने? ग्रिगोर जोहन मेंडल ने। देखिए मेंडल के बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वे विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर का पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, मटर ने मेंडल ने किस पौधे पर कार्य किया? मटर पर। और मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, दोनों याद रखना है आपको। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान और गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया, यानी उन्होंने ये प्रयोग समझाया विज्ञान में लेकिन गणितीय भाषा का प्रयोग किया था। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। देखिए मेंडल ने एक प्रयोग किया था, उसको बताती हूं मैं। देखिए मेंडल ने 2 पौधे लिए थे, एक कैपिटल टी नाम दिया यानी लंबा पौधा, और एक स्मॉल टी नाम का पौधा लिया था यानी बोना पौधा। और इन दोनों को इसने क्या माना? जनक, माता और पिता। अब क्या होगा कि इससे 2 युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी, इससे भी 2 युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी। अब माता पिता के लक्षणों का संयोजन करना है तो पहले इस कैपिटल टी को इन दोनों लक्षणों के साथ संयोजन करवाना है, फिर इस टी को इन दोनों लक्षणों के साथ संयोजन करवाना है, यानी चारों आपस में युग्मक मिलने चाहिए। तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी मिलकर क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको मेंडल ने क्या नाम दिया? F1PD। F1PD। मेंडल ने बोला ये माता, जैसे ये पिता है ये माता है, इसके 2 युग्मक बने, इसके 2 युग्मक बने।
इसके दो युग्मक बने कैपिटल टी, इसमें दो युग्मक बने स्मॉल टी। अब इससे क्या होगा कि दोनों चारों युग्मकों का आपस में संयोजन होगा, पिता के युग्मकों का माता से संयोजन होगा। तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई इसमें दोनों ही लक्षण प्रकट हो गए, यानी सभी पौधे दिखने में बाहर से कैसे थे, लंबे थे। सभी पौधे लंबे दिखे। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी में लक्षण तो दोनों ही है, लंबापन का भी है, बोनापन का भी है। फिर भी मेंडल ने देखा कि पौधा बाहर से मंझला नहीं दिखाई दे रहा था, यानी दोनों लक्षण साथ में नहीं थे। पौधा बाहर से कैसा दिख रहा था, लंबा दिख रहा था। इस आधार पर मेंडल ने क्या बताया कि ये जो लक्षण है लंबेपन का, ये क्या है, प्रभावी है। ये प्रभावी है तभी तो पौधा बाहर से लंबा दिखता। अगर ये पौधा प्रभावी होता, ये बोनापन प्रभावी होता, तो ये पौधा बाहर से कैसा दिखता, बोना दिखता। लेकिन ये सारे पौधे बाहर से कैसे दिखे, लंबे दिखे। तो मेंडल ने क्या बोला कि जो लंबापन है वो क्या है, इसके अंदर प्रभावी है, और जो प्रभावी है वही अगली पीढ़ी के अंदर उसका लक्षण प्रारूप दिखा। देखिए, एक तो होता है लक्षण प्रारूप और एक होता है जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप मतलब आपको जो चीज बाहर से दिखाई दे रही है, और जीन प्रारूप जो उसकी आनुवंशिक संरचना है। तो लक्षण प्रारूप में तो सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे, और जीन प्रारूप के अंदर 50-50% थे, यानी 1:1 था। यानी लंबापन का लक्षण भी था, जीन की संरचना देखे तो बोनापन का लक्षण भी था, तो उसका जीन प्रारूप अनुपात कितना आया, 1:1। लेकिन लक्षण प्रारूप में सभी 100% पौधे बाहर से कैसे दिख रहे थे, लंबे। इसी आधार पर मेंडल ने पहला नियम दिया, कौन सा, प्रभाविता का नियम। नोट कीजिए इसको। अब देखिए, इसको हम किताब की भाषा में देखते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया। विप्रयास यानी विपरीत, जैसे लंबापन, बोनापन, सफेद पुष्प, बैंगनी पुष्प, कली की ऊंचाई, अक्षीय, अंतस्थ, इस प्रकार के उसने 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। ठीक है, अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरणतः गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और बोने पौधे, सफेद और बैंगनी फूल इत्यादि। इस प्रकार के उसने जोड़ों के रूप में 7 लक्षण लिए थे मेंडल ने। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे तथा बोने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे और बोने पौधे की प्रतिशत की गणना की, यानी लंबा पौधा लिया और बोना पौधा लिया। लंबे को कैपिटल टी से और बोने को स्मॉल टी से प्रकट किया। प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, यानी सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृकीय जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रण प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। यानी दोनों में से एक ही अगले में दिखेगा, या तो संतान लंबी होगी या बोनी होगी, जो प्रभावी होगा वैसी संतान होगी। उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति की लंबे पौधे की थी, परंतु F1 की पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे। देखिए, इसको आप एक पेज में उतार लेना और जहां पर ये भाषा लिखी हुई है वहां पर चिपका लेना। इसके बाद मैं बताती हूं मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने एक जनक की जगह लिया ये प्रारूप और एक जनक की जगह लिया इन जनकों में से प्रारूप। तो कैसे प्रयोग किया उसने, देखिए मेंडल ने पहले तो ये प्रयोग किया, फिर मेंडल ने क्या किया, ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी ना, इन्हीं का आपस में संकरण करवाया कि एक को पिता मान लो और एक को माता मान लो, तो क्या संतान आएगी। तो देखिए आगे देखते हैं हम।
मेंडल ने जनक के रूप में दोनों ही F1PD को ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनसे फिर वही बात, युग्मक बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस टी का पहले इन दोनों के साथ संयोजन करवाना, इसके साथ नहीं करवाना क्योंकि ये तो खुद का युग्मक है। फिर इस टी का इन दोनों के साथ संयोजन करवाना है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, तो बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर स्मॉल टी, तो क्या बन गया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए क्या होगा, बाहर से दिखने पर लक्षण प्रारूप में ये तीनों पौधे कैसे दिखेंगे, लंबे। और बाहर से ये पौधा कैसा दिखेगा, बोना, क्योंकि इसमें तो प्योर 100% बोनेपन का लक्षण है, तो ये अंदर से बाहर से सब जगह से कैसा दिखेगा, बोना ही दिखेगा। तो बाहर से दिखने पर तीन पौधे क्या दिखे, लंबे, और एक पौधा क्या दिखा, बोना दिखा। बाहर से दिखने वाला क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप। क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप। वो कितना आया, तीन लंबे और एक बोना। और अंदर से दिखने वाला क्या कहलाता है, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में एक पौधा शुद्ध लंबा था, दो अशुद्ध लंबे थे और एक शुद्ध बोना था, यानी जीन प्रारूप अनुपात कितना आया, 1:2:1। और इस पीढ़ी का उन्होंने नाम क्या दिया, F2PD। ये जनक थे, ये जनक कौन से थे, F1PD के जनक लिए इन्होंने। आया कि नहीं आया समझ में। बाहर से दिखने पर तीन लंबे दिखे, एक बोना दिखा, तो अनुपात आ गया 3:1। 4 में से 3 लंबे और एक बोना। अंदर से संरचना देखने पर एक शुद्ध लंबा था, दो अशुद्ध लंबे थे और एक शुद्ध बोना था, तो अनुपात क्या आ गया, 1:2:1। अब वापस इसको भी आपको पेज में बनाना है, वापस किताब की भाषा देखो। मेंडल ने पेत्रक पौधों और F1PD के पौधों का स्वपरागण द्वारा उगाया, यानी F1PD के जो पौधे थे उनका क्या कराया, आपस में स्वपरागण। पेत्रक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी, परंतु F1PD के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2PD के सभी पौधे लंबे नहीं थे। सभी पौधे लंबे नहीं थे, एक पौधा बोना था। वरन उनमें से 1/4 संतति बोने पौधे थे, 1/4 यानी 1/4 भाग। 4 में से 1 भाग कैसा था, बोना। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई और बोनेपन दोनों लक्षणों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो स्वरूप वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति को तैयार किया गया। आया ना समझ में, कि लक्षण ये पहले दब गया था, दिखाई नहीं दिया था। ये जो F2PD है, इससे मेंडल ने दूसरा नियम बताया था, कौन सा, पृथक्करण का नियम। यानी लक्षण पहले दब गया था लेकिन आगे जाकर प्रकट हो गया। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, जो लक्षण प्रभावी होगा वो बाहर से दिखाई देगा। दूसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, यानी ये बोनापन इस पीढ़ी में नहीं दिखा था लेकिन आगे जाकर ये दिख गया, यानी ये इनके साथ कभी मिक्स नहीं होते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व है वो बनाए रखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करती हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के डाउट हो, ये समझ में ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में वापस आपको रिवाइज करवा दूंगी। और इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।